स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, जहां पे हमने बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से प्रपोज किए जाने वाले सारे क्वेश्चंस या सारे ट्रेंड्स को सॉल्व करने की कोशिश की और सारे ट्रेंड्स एक्सप्लेन किए थे। आज हम इसी को आगे प्रोसीड करते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। अब देखो जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को जब भी हम डिस्कस करते हैं ना, तो वहाँ पे हम तीन तरीके की रिएक्शंस को स्टडी करते हैं भाई। एक तो जो रिएक्शन डिराइव होती है आपकी, देखो जो आपका अल्कोहल, आपका जो मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अल्कोहल जो आपकी फंक्शनैलिटी होती है कुछ इस तरीके की होती है, ROH। तो जो हम पहली तरीके की रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, वो हम क्या पढ़ेंगे जी, इस OH बॉन्ड के क्लीवेज से जितनी भी रिएक्शंस आपकी डिराइव होंगी उन सबको हम इस कैटेगरी में स्टडी करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो इस अल्कोहल फंक्शनैलिटी का जो OH बॉन्ड की क्लीव होने से जो रिएक्शन आपकी डिराइव होंगी। अब देखो यहाँ पे आप क्या पढ़ सकते हो, जैसे एसिडिटी पढ़ सकते हो, इसकी एसिडिटी पढ़ सकते हो, या क्या पढ़ सकते हो जी, यहाँ पे इस्ट्रीफिकेशन रिएक्शंस पढ़ सकते हो, इस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। अभी मैं बताऊंगा कि इस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम जब इसकी मैकेनिज्म स्टडी करेंगे ना, और जब मैकेनिज्म प्रूव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन भी क्या रहती है जी, इस OH बॉन्ड के क्लीवेज का ही एक रिजल्ट होती है, ना कि इस RO, या आप क्या बोल सकते हो इसे CR। तो इस CO बॉन्ड के क्लीवेज से डिराइव नहीं होती है, ये किसके क्लीवेज से डिराइव होती है, यहाँ पे OH बॉन्ड के क्लीवेज से डिराइव होती है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो यहाँ पे, ये तो क्या थी, अपनी फर्स्ट कैटेगरी थी जो आपने OH बॉन्ड के क्लीवेज से स्टडी करनी है। उसी तरीके से यहाँ पे जो रिएक्शंस होती ना, वो क्या रहती है जी, इस देखो जी, ये क्या है आपका अल्कोहल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस CO बॉन्ड के क्लीवेज से, CO बॉन्ड के क्लीवेज से भी यहाँ पे रिएक्शंस को क्या कर सकते हो जी, स्टडी कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आया और उसने क्या किया, इस सेंटर पे अटैक किया और इस OH को बाहर कर दिया। अब देखो OH वैसे तो एक पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन हम देखेंगे कि इस तरीके की रिएक्शंस चलेंगी। पहले हम OH को एक बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद क्या है जी, इस सेंटर पे क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो ये जो रिएक्शंस होंगी ना, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड जनरेट होता हुआ आपको नजर आएगा, कुछ इस तरीके का कंपाउंड जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो इनमें देखो जी, ओवरऑल आपका क्या हुआ, ये जो OH है ये लीव कर गया, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कौन सा क्लीव हुआ, आपका CO बॉन्ड आपका क्लीव होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम दूसरी कैटेगरी में पढ़ेंगे, जहां पे रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में हम इस तरीके की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जहां पे हम क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और जिस कुछ और जो आप न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करवा सकते हो, वो सब कुछ हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद जो थर्ड आपकी रिएक्शंस होंगी ना, वो तो अभी देखो, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये सारी रिएक्शंस क्या थी, बॉन्ड स्पेसिफिक थी, हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्या जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी थर्ड कैटेगरी होगी ना, जो आपकी थर्ड कैटेगरी होगी भाई, थर्ड कैटेगरी में हम स्टडी करेंगे कि पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल आपका क्या कर रहा होगा, यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अब देखिए जी, कुछ इस तरीके से मान लीजिए कोई अल्कोहल है जिसमें कुछ इस तरीके से अल्फा पोजीशन पे क्या आपका हाइड्रोजन है, और इधर आपका क्या है OH है, और यहाँ पे क्या है जी, एक R- लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, डिहाइड्रेशन टाइप की जो रिएक्शंस होंगी, डिहाइड्रेशन टाइप की जो रिएक्शंस होंगी, इनमें क्या है, देखो अल्कोहल का पार्ट भी, ये C के नेक्स्ट वाला पार्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पे ये अल्कोहल वाली फंक्शनैलिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपका क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शंस हम थर्ड कैटेगरी में स्टडी करेंगे, जिसे हम बोल रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द इंटायर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो जिन रिएक्शंस में आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, उनको हम थर्ड कैटेगरी में स्टडी करेंगे भाई। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी, जहां पे हम OH बॉन्ड के क्लीवेज की बात करने वाले हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है ना, OH बॉन्ड के क्लीवेज का मतलब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, आपका अल्कोहल अगर आपका कुछ इस तरीके से है, ROH, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया जी, OH बॉन्ड को क्लीव कर दिया। अब देखो OH बॉन्ड यहाँ पे किस तरीके से क्लीव होगा, पहले तो आप ये सोचिए भाई, अगर हम यहाँ पे कोई भी हीट सोर्स या ऐसे कोई सोर्स नहीं देते, लाइट सोर्स नहीं देते, जो जनरली हम नहीं देते हैं यहाँ पे अल्कोहल्स की केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बॉन्ड क्या होगा, हेट्रोलिटिकली क्लीव होगा। अगर ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव होने वाला है, तो आपके अल्कोहल के
ऑक्सीजन पे क्या आने वाला है, निगेटिव चार्ज आने वाला है। कुल मिला के आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोक्साइड में, और यहाँ पे क्या आने वाला है जी, H+ आने वाला है। और कोई भी स्पीसीज जब H+ रिलीज करती है ना, तो उन्हें क्या बोला जाता है जी, एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है उन्हें, एसिड बोला जाता है भाई। तो यहाँ पे हम पहली चीज क्या पढ़ने आ रहे हैं, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अब देखो इस एसिडिक नेचर को कंफर्म कौन करता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हम डायरेक्ट अगर एसिडिक नेचर पढ़ने जाए ना, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। पहले हम कुछ एक ऐसा एविडेंस ढूंढेंगे कि ये एज ए एसिड वर्क करता है। अब देखो जी, जब भी आप किसी भी एसिड को, मैं इसे कुछ भी मान लेता हूं, कोई भी एसिड या कुछ इस तरीके से मान लिए, बेस और इस पे क्या लगा हुआ है जी, H लगा हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई एसिड क्या होता है आपका, जब भी कोई एसिड आपका क्या करता है किसी मेटल के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करता है जी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या करता है, B के ऊपर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे मेटल तो अपना क्या करता है जी, पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो H है ना, ये किसकी फॉर्म में रिलीज होता है, मेटल्स की, सॉरी एसिड्स की। एक खास बात होती है कि वो क्या करते हैं जी, H2 यहाँ पे रिलीज कर देते हैं मेटल की प्रेजेंस में। क्या रिलीज करते हैं, H2 रिलीज करते हैं मेटल्स की प्रेजेंस में। तो जब इसी तरीके की रिएक्शंस यहाँ पे अल्कोहल्स के साथ स्टडी की गई ना, तो जब सेम ये रिएक्शंस अल्कोहल्स के साथ, जब अल्कोहल देखो, जब यहाँ पे क्या लिया गया, RCH2OH लिया गया, और इसे किसके साथ ट्रीट किया गया, सोडियम मेटल के साथ यहाँ पे ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो जाता है, ये जो अल्कोक्साइड पार्ट है ये ऐसा आ जाता है जी, RCH2O- और यहाँ पे Na+ आ जाता है। और यहाँ पे अगेन ये वाला जो H है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका H2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो जी, H2 यहाँ पे रिलीज हुई कैसे होगी, देखो अगर ये मैंने क्या बोला, आपका किस में कन्वर्ट हुआ होगा, RCH2O- में कन्वर्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे H पक्का ही किस में कन्वर्ट हुआ होगा जी, आपका H+ में आपका कन्वर्ट हो गया होगा। एक बार बोलेंगे यार। अब देखो सोडियम मेटल की खास बात क्या होती है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे Na+ में कन्वर्ट हो रहा है। और हमें पता भी होता है ये क्या रहते हैं जी, बहुत आसानी से क्या होते हैं, अपनी किस में फॉर्म, अपनी आयनाइज्ड फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है जी, बहुत कम रहती है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, ये H+ क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, आपका H रेडिकल में। तो इसी तरीके से रिएक्शन में सिर्फ एक आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, वहां पे क्या होंगे, सेवरल अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे होंगे जी, वहां पे बहुत सारे अल्कोक्साइड आयन भी बन रहे होंगे, और बहुत सारे H रेडिकल भी बन रहे होंगे, H रेडिकल भी जनरेट हो रहे होंगे। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कुछ इस तरीके से कपल करते हैं, और यहाँ पे H2 गैस की फॉर्म में क्या होते हैं जी, रिलीज हो जाते हैं, H2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये तो किसके साथ थी रिएक्शन भाई, ये थी आपके सोडियम के साथ हमने रिएक्शन पढ़ ली। ठीक है, तो जब इसी तरीके से आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हो ना, तो वहां पे भी अगेन क्या होता है आपका, वहां पे भी H2 गैस रिलीज हो जाती है। अब रिएक्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक बार आप इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे भाई। तो जो पहली रिएक्शन है ना आपकी, और इनको बैलेंस्ड फॉर्म में आप क्या करोगे, कंप्लीट करने की कोशिश करोगे भाई। OH प्लस यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, Mg डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिखना है पहले तो, और बैलेंस करके लिखना है रिएक्शंस को। दूसरा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ RCH2OH प्लस यहाँ पे आपने लिख लिया एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिखना है। अब देखो जी, अगर आप इन दोनों ही स्टेट में देखोगे ना, तो आपका Mg किस में कन्वर्ट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। Mg कन्वर्ट होता है आपका Mg2+ में। ओके, अब Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से पक्का ही आपको कितने अल्कोक्साइड आयन चाहिए, आपको यहाँ से पक्का ही 2 अल्कोक्साइड आयन चाहिए ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपने क्या फॉर्म कर लिया, कुछ इस तरीके से देखेंगे, MgOCH2R, ये आपका अल्कोक्साइड पार्ट हो गया, RCH2O, और देखो ये 2+ में आ रहा है, और ये किस में आता है, सिर्फ एक माइनस में आता है, तो पक्का ही इसकी 2 स्पीसीज यहाँ पे लगेंगी। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, MgOR2 का होल ट्वाइस, OR ट्वाइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखो आपका क्या है, एक H है, तो ऐसी 2 H मिलके यहाँ पे H2 जनरेट कर दिए होंगे भाई। तो ये क्या होगी, आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। और यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, अगेन H2 जनरेट हो रही है, जो कि अगेन किस चीज का एविडेंस है आपका, कि कंपाउंड आपका क्या है भाई, एसिडिक है। क्योंकि एसिडिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप उन्हें मेटल के साथ ट्रीट करोगे ना, तो वहाँ पे H2 गैस क्या होती है, लिबरेट होती है।
ठीक है, H2 गैस लिबरेट होती है। इसके अलावा कई और प्रॉपर्टीज रहती है आपके एसिड्स की, जैसे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आप सोडियम एक वीक बेस डाल दो तो वहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है। तो आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। तो आज आप एक प्रॉपर्टी नोट कर लो, जब भी आप किसी भी एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करोगे ना, किसी भी मेटल के साथ ट्रीट करोगे तो वहाँ पे H2 गैस आपकी लिबरेट होती है। ओके, अब देखो जी, ये तो किसके साथ रिएक्शन थी, मैग्नीशियम के साथ। इसी तरीके से जब आप ये रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराओगे ना, तो आपको पता है एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट होता है आपका, एल्यूमिनियम कन्वर्ट होता है Al3+ में। तो यहाँ पे आपको पक्का ही कितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेने होंगे, 3 मॉलिक्यूल लेने होंगे। तो अब देखो कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड AlOCH2R और होल थ्राइज आ जाएगा जी, आपका होल थ्राइज आ जाएगा, आपका होल थ्राइज आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे क्या लिबरेट होनी है, H2 लिबरेट होनी है, लेकिन हमने मॉलिक्यूल कितने लिए हैं, यहाँ पे 3 लिए। तो यहाँ पे आपको कितने H2 चाहिए जी, 3 चाहिए। तो 3/2 लिख दो, इसे 3/2 लिख दो, क्योंकि 6 जनरेट हो जाएंगे, 6 H के मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पे, 3 दूनी 6 और उसे डिवाइड कर दो 2 से। तो आपके कितने यहाँ पे H2 लिबरेट होंगे, 3/2 H2 लिबरेट होंगे। अगर आप इसे फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते तो जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना नीचे, उसे ओवरऑल से इंटू कर दो। तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये अगेन 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, ठीक है, बैलेंसिंग को। अब चलते हैं कुछ और रिएक्शंस की ओर को। तो यहां से तो हमें क्या पता लगा कि आपके अल्कोहल क्या होते हैं भाई, एसिडिक होते हैं, क्योंकि जब हमने इन्हें मेटल्स के साथ ट्रीट किया ना, मेटल्स के साथ ट्रीट किया, तो इन्होंने क्या कर दी भाई, यहाँ पे H2 गैस लिबरेट की। यही क्या है, एविडेंस है अल्कोहल्स के एसिडिक होने का। लेकिन अल्कोहल्स को जब हम इनको वीक बेसिस के साथ, देखो आपने किसी अल्कोहल, कुछ इस तरीके का अल्कोहल लिया और इसे वीक बेस जैसे कि डाईएजोमीथेन के साथ यहाँ पे ट्रीट किया, इसके पास माइनस होगा, इसके पास प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली डाईएजोमीथेन क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन पकड़ लेता है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, उनका एक्टिव हाइड्रोजन पकड़ लेता है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद क्या कर देता है, उनकी एस्टरिफिकेशन कर देता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ पे क्या देगा, एक ईथर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जी, नो रिएक्शन ऑब्जर्व्ड, नो रिएक्शन अकर। तो यहाँ पे आपकी कोई भी रिएक्शन होती ही नहीं है भाई। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि आपके जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या होते हैं, एक वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं जी, वीक एसिड होते हैं। अब देखो यार, इसी वीक एसिड के फंडे को एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इतने वीक होते हैं, डेटा से बता रहा हूँ आपको कि इतने वीक होते हैं आपके H2O, जो आपका वाटर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, ये न्यूट्रल है एक हिसाब से। H2O, अगर आप H2O का स्ट्रक्चर देखो ना, कुछ इस तरीके से होता है, HOH, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि H2O आपका क्या कर सकता है, यहां से OH माइनस दे सकता है, OH माइनस दे सकता है, और क्या दे सकता है, H प्लस दे सकता है, H प्लस दे सकता है, ठीक है। तो कोई भी स्पीसीज H प्लस दे रही तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं जी। तो देखो जो आपके अल्कोहल्स होते हैं ना, अल्कोहल्स वो क्या होते हैं, H2O से भी वीक एसिड होते हैं, H2O से भी वीक एसिड होते हैं। और इसको अब भी हम समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि H2O से भी वीक एसिड होते हैं आपके अल्कोहल। अब देखो जी, कोई भी आपका कंपाउंड एसिडिक है तो वो क्या करता है, H प्लस रिलीज करता है, और वहां पे क्या करता है, एक अनायन रिलीज करता है, जिसे बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है इसे। और ये क्या है, किसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। तो OH माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। तो इसी तरीके से अगर आप अल्कोहल लोगे ROH, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका RO माइनस रिलीज होगा, प्लस यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं OR माइनस को, तो ये क्या हो गया जी, आपका कॉन्जुगेट बेस ऑफ, कॉन्जुगेट बेस ऑफ किसका कॉन्जुगेट बेस है, इस अल्कोहल का, इस अल्कोहल का। अब देखो जी, यहाँ पे होता क्या है ना, एक्चुअली आपका, आप जब भी यहाँ पे किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने आते हो, तो वहां पे आप क्या बोलते हो कि एसिडिटी या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिटी या क्या बोल सकते हो यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये क्या रहती है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, स्टेबिलिटी
ऑफ कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड। कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है ना कि देखो जब आप इसकी एसिडिटी को चेक कर रहे हो तो अगर इसका बेस इसका जो कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे फॉर्म हुआ है अगर ये ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले तो पक्का ही आपका ये वाला जो कंपाउंड है ना H2O ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये तो मैंने आपसे बोला भी कि ये ज्यादा एसिडिक होगा और अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये आपका मोर स्टेबल हो जाता ना OR- क्या है कॉन्जुगेट बेस है किसका, अल्कोहल का। तो अगर आपका ये ज्यादा स्टेबल होगा तो आप बोल सकते हो क्या जो आपका अल्कोहल है वो मोर एसिडिक है। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ ना एक बार देखिए जी मेरे स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो अगर ये क्या है यहाँ पे एसिडिटी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, तो वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस था वो कुछ इस तरीके का है HO- और अल्कोहल का जो आपका कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है जी RO-। अब देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो कोई ऐसी स्पीसीज चाहिए हमें, कोई ऐसा ग्रुप चाहिए इस ऑक्सीजन के नेक्स्ट पे जो क्या करे जी इस निगेटिव चार्ज को क्या करे स्टेबिलाईज करे वाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। अब देखो हाइड्रोजन का एज सच कोई इफेक्ट है नहीं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इस आर ग्रुप में पक्का ही क्या रहा होगा कोई अल्काइल ग्रुप रहा होगा और अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे कुछ इस तरीके से तो पक्का ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या कर रहे होंगे यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, यानी कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी को एक तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी पहले से ही थी और उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं जी बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं किससे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है अपना जो आपका कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा जी डिस्टेबिलाईज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी पहले से थी और उसको क्या कर रहे हैं फिर से बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से। अगर मान लो इसी तरीके से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से क्या कर रहे होते हैं पुल कर रहे होते हैं निगेटिव चार्ज डेंसिटी को, तो क्या होता है यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन आता है। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी तो रहा होगा यार, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी तो रहा होगा। अब देखो जी अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को क्या बढ़ा रहे हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। और जब भी रिपल्सन आपके बढ़ते हैं ना तो स्टेबिलिटी क्या होती है जी स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है स्टेबिलिटी तो इंक्रीज है, स्टेबिलिटी रिलेटिवली क्या है जी इससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एच एटम है ना वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कुल मिला के जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे O के ऊपर पहले थी उतनी ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे के इसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब पक्का ही क्या कर रहा होगा एक बार बोलो यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को क्या कर रहा होगा इंक्रीज कर रहा होगा। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज होने का मतलब क्या आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। तो अगर इन दोनों में देखो ना आप कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा है जी यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। इसीलिए आपका जो क्या है ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये क्या है जी लेस एसिडिक है। यहाँ पे OH जो इसका कॉन्जुगेट बेस है इस वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस क्या है यहाँ पे OH है वो क्या है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। इसीलिए आपका जो H2O है वो क्या है जी मोर एसिडिक है किससे अल्कोहल से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यही कि अल्कोहल आर वीक एसिड इवन वीकर देन वाटर। तो देखो अल्कोहल वीक एसिड तो होते हैं लेकिन वाटर से भी वीक एसिड होते हैं, यहाँ से हमें ये पता लगा। तो यहाँ से मैं ये तो बोल सकता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर जब बात आएगी ना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी जी आपकी वाटर की क्या रहेगी ज्यादा रहेगी आपके अल्कोहल से ROH, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे यार, ये हमारा यहाँ से कंक्लूजन निकला। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है ना कि अगेन आपके अल्कोहल्स क्या होते हैं भाई, हमने 3 तरीके के अल्कोहल पढ़े प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। एक बार उनमें भी कंपैरिजन देख लेते हैं भाई, एक बार उनमें भी कंपैरिजन देख लेते हैं।
एसिडिक स्ट्रेंथ जब आप प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल की बात करोगे ना, तो वहां पे देखो प्राइमरी अल्कोहल आपका क्या रहता है जी, कुछ इस तरीके का रहता है, CH2OH। ठीक है, ये क्या था आपका प्राइमरी अल्कोहल है। जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे कुछ इस तरीके से RCH2O- और यहाँ पे क्या करोगे H+ क्या कर दोगे जी, रिलीज कर दोगे। ठीक है, तो ये तो आपका कॉन्जुगेट बेस बना प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, उसी तरीके से आप जब सेकेंडरी अल्कोहल का देखोगे RH और यहाँ पे क्या लिखा आपने OH लिख लिया, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा RRH और यहाँ पे क्या बन जाएगा जी O- और इस पे क्या लग जाएगा आपका H+ हो जाएगा, H+ हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप टर्सरी अल्कोहल का लिखोगे तो यहाँ पे आपने सारे के सारे H को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यानी कि R ग्रुप से आपने जितने भी H थे यहाँ पे उन सबको क्या किया, रिप्लेस कर दिया OH। ठीक है, अब देखो जी यहाँ पे आपका किस तरीके का कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, R R R और यहाँ पे क्या बना O-। अब देखो यहाँ पे आपका H+। अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि इन तीनों में जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी सेंटर था और ये क्या है जी आपका टर्सरी सेंटर है। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है ना, तीनों में ही क्या है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ये R ग्रुप क्या कर रहा है, अपने +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब सेकेंडरी की ओर को जाओगे ना, यहाँ पे आपके 2 R ग्रुप क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ज्यादा रिपल्सन आ रहा होगा। और जब आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे तो आपके 3 R ग्रुप क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो गजब का क्या रहा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रहा होगा। तो इसकी वजह से ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है ना, वो क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। ओके, और ये कहीं पे इसकी जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी रहेगी, इन दोनों के बीच में रहेगा। अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि जो प्राइमरी अल्कोहल है आपके वो क्या है जी, मोर एसिडिक है। तो यहां से मैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या लिख सकता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां से मैं एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या लिख सकता हूं जी, आपके जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, और टर्सरी अल्कोहल तो आपके क्या है, लीस्ट एसिडिक है। क्यों, क्योंकि इनका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो लीस्ट स्टेबल है। और अभी मैंने आपको बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के है। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेट बेस देखो यहाँ पे लीस्ट स्टेबल है, इसीलिए टर्सरी अल्कोहल क्या है जी, लीस्ट एसिडिक है। और अभी हमने इससे पहले एक चीज पढ़ी थी कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन होंगे, आपके वाटर आपका अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैं यहाँ पे वाटर को कुछ इस तरीके से सबसे आगे रख देता हूँ, तो ओवरऑल ऑर्डर आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे बन जाएगा भाई, ओवरऑल ऑर्डर आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा। एक बार बोल देंगे यार समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे कुछ नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर को बढ़ते हैं। अब देखो भाई इसी OH बॉन्ड की क्लीवेज में ना हम यहाँ पे कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप की कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। अभी मैंने आपसे बोला था कि जब भी आप क्या करते हो अल्कोहल्स पे क्या करते हो ना, कुछ इस तरीके का वीक क्या डालते हो भाई, वीक बेस डालते हो। जैसे कि ये था आपका CH2 और यहाँ पे N2 डाइएजोमीथेन टाइप का वीक बेस डालोगे तो ये क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसको पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, वीक बेस है, वीक बेस। और ये अल्कोहल्स भी कैसे थे आपके, वीक एसिड थे, वीक एसिड थे। ठीक है, लेकिन अब हम अल्कोहल को तो हमें सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल की तो हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बेस को जब आप बदल के देखते हो ना, और आप कुछ इस तरीके का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हो RMgX। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, निगेटिव रहता है, और Mg पे क्या रहता है जी, पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या होता है, आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या रहते हैं जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं। लेकिन इस सेंटर पे कोई न्यूक्लियोफिल एज सच कोई इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है नहीं जिसपे लिविंग ग्रुप लगाओ। तो ये किसकी तरह काम करेंगे, यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेंगे। और हमेशा कभी भी आपको क्या दिख रहा हो, कहीं भी एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा हो ना, अभी मैं आपको एक्टिव हाइड्रोजन डिफाइन करता हूं। अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है जी, जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, या जो H+ आपका रिलीज हो रहा है ना रिएक्शन मीडियम में, उसी को क्या बोलते हो आप, एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हो भाई। जो आप रिएक्शन मीडियम में H+ यहाँ पे रिलीज कर रहे हो ना, तो इस तरीके का हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। अब देखो जी, यहाँ पे जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हो ना, तो ये क्या करते हैं, ये इस H को क्या कर लेते हैं, यहाँ से H+ की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो RH, यहाँ पे क्या हुआ, आपका अल्केन क्या हुआ, रिलीज हो गया। और देखो यहाँ पे क्या जनरेट कर दिया हमने, RO- और MgX+। यही चीज तो हमने बोली थी कि आपका होता क्या है, कोई भी एसिड आप किसे बोलोगे, जो H+ दे देगा, तो इसने क्या किया, H+ इस R को दे दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, करस्पॉन्डिंग अनायन जनरेट कर दिया, कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे जनरेट कर दिया OR-। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपके अल्कोहल होते हैं ना, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो यहाँ पे क्या करता है, जो R ग्रुप होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो अल्काइल ग्रुप होता है, वो क्या करता है जी, इस H को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोकार्बन, एक प्रॉपर हाइड्रोकार्बन रिलीज करता है। समझिए भाई इसे, कि आपने मान लो कुछ इस तरीके का, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपने ग्रुप लिया था, कि आपने यहाँ पे क्या लिया, आपका ROH लिया, यहाँ पे कोई भी अल्कोहल हो सकता है, और आपने यहाँ पे कौन सा ग्रिग्नार्ड ले लिया, CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपने यहाँ पे ले लिया। ये CH3 क्या करेगा, ये इस H को यहाँ से पकड़ लेगा। तो देखो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, आपका CH4 जनरेट हो रहा है, यानी कि मीथेन जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते तो यहाँ पे इथेन जनरेट हो जाता, अगर आप ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते तो यहाँ पे ब्यूटेन जनरेट हो जाता। तो इसी का फायदा अभी हम आगे उठाएंगे, वो बताऊंगा कैसे, लेकिन इतना आपको समझ में आना चाहिए भाई यहाँ पे, कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या करते हो, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हो ना, तो वहां पे आपका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जनरेट हो जाता है भाई, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जनरेट हो जाता है इस तरीके से। और आपका जो दूसरा बाई प्रोडक्ट होगा RO- और MgBr+, ये क्या होता है जी, यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ओके, और यहां से देखो एक और चीज आपको कंक्लूड करनी है, कि आपके जो अल्कोहल होंगे ना, वो वीक बेसिस के साथ तो रिएक्ट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद क्या है, वीक एसिड है, उनकी इतनी टेंडेंसी है ही नहीं कि वो H+ ऐसी फेंकते फिरे, ऐसी ही दे दे। लेकिन उन्हें क्या चाहिए, कोई ऐसा क्या है, कोई ऐसा बंदा है जो उनसे झपट के, जो उनसे छीन के ले ले H+। ऐसे कौन होंगे आपके स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होंगे भाई, जो आपसे छीन के ले ले H+, उन्हें बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे देखो ये क्या है जी, स्ट्रॉन्ग बेस जब भी आएंगे तो इनसे छीन के ले लेंगे H+, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन जनरेट कर देते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इससे भी इंपॉर्टेंट ना इसकी एप्लीकेशन है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, एक जेरी विटनोव करके साइंटिस्ट था, तो उसने क्या दिया, जेरी विटनोव मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है, कि कितने एक्टिव हाइड्रोजन आपके किसी भी कंपाउंड में है, किसी भी कंपाउंड में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है। अब देखो जी, एक्टिव हाइड्रोजन पहले किसे बोला जाता है, मैं आपको ये बताता हूं। कोई भी H एटम आपके क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम पे या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्रेजेंट हो। देखो कुछ इस तरीके से, जब भी आपका कोई भी इस तरीके का एटम प्रेजेंट है, थायोल प्रेजेंट है RSH, तो ये जो हाइड्रोजन होगा ना, ये क्या होगा, आपका एक्टिव हाइड्रोजन होगा, या इन्हीं को क्या बोल देते हो आप, एसिडिक हाइड्रोजन बोल देते हो। अगर देखो जी आपका कुछ इस तरीके का OH, अब इनका तो नाम ही क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इनका जो H होता है ना, ये भी क्या रहता है जी, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। इसी तरीके से जो आपका अल्कोहल होगा OH, तो इनका H भी क्या होता है जी, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके जितने भी यहाँ पे साइड एटम है ना, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और जब भी आपका H एटम क्या रहता है जी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड रहता है ना, तो उसे एक्टिव हाइड्रोजन बोल दिया जाता है। इसी तरीके से आपका जो ये वाले कंपाउंड रहता है, एक्टिव मिथिलीन सेंटर, कुछ इस तरीके के, तो जो ये बीच में दो, देखो यहाँ पे दो तरीके का हाइड्रोजन है, तो इनकी एसिडिटी क्या होती है जी, ज्यादा नहीं होती। ये क्या होते हैं, बहुत ही पुअर क्या होते हैं, एसिड होते हैं। लेकिन जो ये बीच में फंसे होते हैं ना, ये क्या है, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स में
एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे बस आप ये समझ लीजिए कि ये इनके स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब क्या है, क्योंकि ये क्या है जी, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के, इधर भी CO इधर भी CO, इनके बीच में अटके हुए हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अगर एक हिसाब से देखो ना, ये सल्फर भी तो इस H के लिए क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, क्योंकि ये क्या कर रहा है जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा H+ से। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो H है ना, ये किसके बीच में अटका हुआ है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बीच में अटका हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिव हाइड्रोजन बोल रहे हैं। तो ये जितने भी हाइड्रोजन है, इन सबको क्या बोला जाता है जी, इन्हीं को बोला जाता है आपका एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है, इन्हें एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। अब देखो जी, किसी भी कंपाउंड में अगर मैं मान लो कोई एक ऐसा कंपाउंड ले लूं OH, तो हमसे वो पूछ ले इसमें कितने एक्टिव कंपाउंड, कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, एक तो आपका क्या रहा, ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में। और एक आपका यहाँ पे क्या है जी, ये देखो यहाँ पे क्या है आपका OH प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे मान लो एक अल्कोहल या एक थायोल प्रेजेंट रहता है बीटा पोजीशन पे, SH, कुछ इस तरीके से। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 3 आपके एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। पुराने वाले में कितने थे, 2 थे। इसी तरीके से अगर मैं अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे SH लगा दूं, तो यहाँ पे कितना एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो लेकिन हमें कैसे पता लगे, क्योंकि जब हम बॉटल में कंपाउंड को देखते तो वहां पे हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर पता नहीं चलता कि उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। तो देखो जेरी विटनोव ने क्या किया ना, इसी रिएक्शन का जो मैंने अभी आपको बताई, यही सेम रिएक्शन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या किया, कंपाउंड्स को टाइट्रेट करना स्टार्ट किया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या किया जी, कंपाउंड्स को टाइट्रेट करना स्टार्ट किया। अब अज्यूम करो आपने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, और NTP पे लिया, NTP पे इसका 1 मोल ले लिया। NTP पे 1 मोल होने का मतलब क्या है जी, आपका 24.4 लीटर आपने इसका कंपाउंड यूज कर लिया। अगर आपने इसका 0.1 मोल लिया है, तो इसका मतलब आपने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे 2.44 लीटर कंपाउंड आपने यूज किया, और इसको टाइट्रेट किया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब मान लो इसका वॉल्यूम आपको पता है, इसका वॉल्यूम आपको पता है, इसकी मोलैरिटी भी आपको पता होगी, तो M1V1 आपको पता है। तो यहां से आप क्या करोगे, M1V1 आपको पता है, और यहां से आप M2V2 निकालने की कोशिश करोगे। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज कर रहे हो, उसकी मोलैरिटी भी आपको क्या होगी जी, नोन होगी। और यहां से देखो आप क्या निकाल लोगे, V2 को निकाल लोगे। V2 को क्या होगा, आप यहां से टाइट्रेशन के थ्रू क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। और देखो अब देखो 2.4, अगर मान लो एक हाइड्रोजन होता तो 2.4 के लिए वहां पे कितना लगता है, 2.4 लीटर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगता। तो वहां पे से हम क्या बोलते हैं, अगर 2.4 लीटर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लग रहा है, तो वहां से हम क्या बोल रहे हैं कि इसी में इस कंपाउंड में एक एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर मान लो वहीं पे 2.4 के बजाय 4.8 लीटर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लग जाए, तो वहां पे से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एक कंपाउंड में ही आपके क्या है, 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। इसी तरीके से 2.4 का क्या मल्टीपल वहां पे आ रहा है, उसके बेसिस पे आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे इतने आपके एक्टिव हाइड्रोजन है। और यही क्या था भाई, आपका जेरी विटनोव मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, या आप क्या बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है, कि एसिडिक हाइड्रोजन की डिटर्मिनेशन जेरी विटनोव ने कैसे की। उसने क्या किया कि एक नॉन वॉल्यूम लिया आपके कंपाउंड का, जो कि NTP पे लिया उसने, वहां से आप क्या बोल सकते हो कि इतने मोल आपने कंपाउंड ले लिया। उसके बाद उसने उसका नॉन वॉल्यूम लिया, और नॉन वॉल्यूम के साथ साथ उसकी मोलैरिटी हमें नॉन होगी, क्योंकि उस कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी हमें क्या, कंसंट्रेशन हमें वहां पे पता होगी। और कंसंट्रेशन एक बार पता लगी, नॉन वॉल्यूम हम ले रहे हैं, तो M1V1 हमें पता है। उसके बाद हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे होंगे, उसका हमें मोलैरिटी पता होगा। तो हम टाइट्रेट करके वहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम से ही हम वहां से क्या करेंगे भाई, जितना वॉल्यूम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का लग रहा है, वॉल्यूम V ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे मैं RMGX बोल देता हूँ, RMGX अपॉन वॉल्यूम ऑफ जो आपने कंपाउंड लिया है, कंपाउंड, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। और ये N क्या है आपका, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां से आप क्या करोगे, इस तरीके से नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन या नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन क्या कर लोगे भाई, फाइंड कर लोगे। और यही क्या था आपका जेरी विटनोव मेथड था। अब आप ये समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीफिकेशन रिएक्शंस को। ठीक है, स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन अगेन किस टाइप की रिएक्शन है, जहां पे
OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है अल्कोहल का, OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है, CO बॉन्ड क्लीव नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।